सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लास में हम यूनिट 8 हिंदी नाटक से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आज है प्रैक्टिस सेट 7। इसके पहले मैंने 6 प्रैक्टिस करा दिया है, जिसमें हम लोगों ने हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी से जो है प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। जो भी विद्यार्थी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं या तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया होगा तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जो है सभी क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई टॉपिक के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मेरे पास अगर है तो मैं उसको सेंड कर दूँगी। पूरी तरह से जो है हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लासेस देख रहे हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा हेल्प करिएगा मेरी। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों में असत्य बताइए। अंधा युग नाटक के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में असत्य बताना है। पहला ऑप्शन है, इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है। ऑप्शन बी है, नाटक का आरंभ स्थापना अंधा युग से होता है। इस नाटक में केवल 6 अंक हैं। इस नाटक को गीत नाट्य की संज्ञा भी दी जाती है। वक्ता श्रोता कथा शैली में नाटक की रचना हुई है। असत्य बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है असंगत है, क्योंकि अंधा युग नाटक में 6 अंक नहीं 5 अंक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंधा युग नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं को जो है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करता है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए देखते हैं। युयुत्सु जो है सत्याग्राही, अश्वत्थामा का हो जाएगा पार्श्विक प्रतिहिंसक, संजय का होगा कर्मलोक से बहिष्कृत तस्त, और विदुर का होगा संशयग्रस्त। राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। ऑप्शन ए सही जवाब है, 3 1 4 2। प्रश्न है, अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अंधा युग नाटक के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आएगा कौरव नगरी, फिर पशु का उदय। ठीक है, कौरव नगरी, पशु का उदय। उसके बाद आएगा अश्वत्थामा का अर्धसत, फिर गंधारी का शाप, फिर विजय एक क्रमिक हत्या। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। प्रस्तुत कथा गायन अंधा युग नाटक से किस अंक से है। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक। यह एक कथा गायन है, किस अंक से है। नाटक पूरा जो है 14 नाटक हैं। ठीक है, यूनिट 8 में टोटल जो है 14 नाटक हैं। तो ये 14 नाटक को जो है मैं 3 प्रैक्टिस सेट में पूरा कवर कराऊंगी। ठीक है, और जितने नाटक हैं 14 नाटक में जो भी गीत दिए गए हैं, ठीक है, जैसे अंधा युग और चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ठीक है, इन सभी नाटक में जो है गीत दिए गए हैं, बकरी नाटक। तो उन गीतों को जो है मैं इन प्रैक्टिस सेट में मैं पूरा कवर करा दूंगी। आज के प्रैक्टिस सेट में तो नहीं है गीत, एक आध ही होंगे, लेकिन कल जो प्रैक्टिस होंगे या परसों उनमें जो है गीतों की संख्या होगी। यानी जितने भी गीत हैं उन गीतों को मैं प्रैक्टिस के माध्यम से करा दूंगी। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अंक से है। 5वां प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंतराल शीर्षक का नाम क्या है। पूछा भी गया था इस बार, है ना, इस बार प्रश्न आया भी था। 5 अंक का नाम में जो है
पंख पहिए और पट्टियाँ, प्रभु की मृत्यु, पशु का उदय, ऐसे करके क्वेश्चन आया था अभी जो पेपर हुआ था 18 जून को। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अंतराल हो जाएगा ऑप्शन बी, पंख पहिए और पट्टियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। महसूस करना ही महसूस नहीं होता और कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। आधे अधूरे नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? आधे अधूरे नाटक से यह संवाद किस पात्र का है? स्त्री का, लड़का, बड़ी लड़की, पुरुष 4। लड़का कौन, क्या नाम होता है? अशोक नाम होता है लड़का का, है ना, आधे अधूरे नाटक में। तो ये संवाद जो है लड़का का है। ठीक है। और किससे कहता है अगर पूछ लिया जाए तो बड़ी लड़की से कहता है। ठीक है, बड़ी लड़की से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अंधा युग नाटक के पात्र विदुर के अनुसार किस ने कहा था मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी? किस ने कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो? किसने कहा था? तो भीष्म ने कहा था, द्रोण ने कहा था और कृष्ण ने कहा था। तो ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अंधा युग नाटक के पात्र धृतराष्ट्र का कथन है। इनमें से धृतराष्ट्र के कथन कौन कौन से हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। यह कथन जो है धृतराष्ट्र का ही है। ऑप्शन बी देखेंगे, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, याद मुझे आता है। ये भी जो है धृतराष्ट्र का ही कथन है। और सी देखेंगे, तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। ठीक है, ये तीनों कथन जो है धृतराष्ट्र का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ, आज कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को। अंधा युग नाटक के विषय में यह संवाद किस पात्र का है? मैं वो भविष्य हूँ, इतना भी याद रखेंगे ना, मैं वो भविष्य हूँ, तो ये कथन आएगा तो आप लोग जान जाएंगे। याचक का है। ठीक है। अच्छा, अंधा युग नाटक आप लोग पढ़ेंगे तो याचक का कथन आप लोग पढ़िएगा, सबसे अलग है इसके कथन। याचक का जो कथन है ना वो सबसे अलग है थोड़ा। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक किसी विशिष्ट अथवा युग विशेष का घोतक न होकर अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ अपने में समाये हुए हैं। अतः कुंठा, हताशा, रक्तचाप, घृणा, प्रतिशोध, विकृति, मूल्यहीनता, षड्वादिता और सर्वव्यापी सूचीबद्ध अंधकार का संगत और सार्थक बिंब और प्रतीक है। नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? अंधा युग नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? धर्मवीर भारती, रामचंद्र तिवारी, जयदेव तनेजा, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जयदेव तनेजा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। आगरा बाजार नाटक। ऑप्शन ए है, आगरा बाजार नाटक का रचना काल 1954 है। नाटक में कुल 3 अंक हैं। नाटक का स्थान किनारी बाजार का एक चौराहा है। रामादीन, कालू, ललमिनिया आदि नाटक के पात्र हैं। ऑप्शन ई है, नाटक के आरंभ में 2 फकीर शहर और आशो गाते हुए प्रवेश करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए सी ई।
दूसरा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगरा बाज़ार नाटक रचना काल 1954 सही है। इस आगरा बाज़ार नाटक में जो है 3 अंक नहीं हैं, 2 अंक हैं। ठीक, और सी भी सही है, नाटक का स्थान किनारी बाज़ार का एक चौराहा है, बिल्कुल। डी ऑप्शन गलत है, ई ऑप्शन सही है। नाटक के आरंभ में 2 फ़कीर शहर और आशोभ जो है गाते हुए प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, ACE। अब आप लोग बताइएगा, रामादीन कालू ललमिनिया किस नाटक के पात्र हैं? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चना ज़ोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना ज़ोर गरम, आगरा शहर बड़ा गुलदस्ता, जिसमें बनता चला या खस्ता, पैसे वाले को है सस्ता, लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल का सीधा रास्ता। यह पंक्ति किस नाटक से है? यह पंक्ति किस नाटक से है? कुछ प्रश्न इसमें वही होंगे जो मैराथन क्लास में मैंने लिया था। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग रिवीजन मैं करा रही हूँ ताकि भूले ना आप सभी। ठीक है, और कितना भी आप पढ़ेंगे तो प्रश्न तो वही आएंगे घूम फिर के, है ना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर कहीं से प्रश्न छूटा है नाटक से तो उन प्रश्नों को भी मैं लूँ 3 से 4 प्रैक्टिस सेट में। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आगरा बाजार से। इस प्रश्न को मैं बार बार इसलिए लेती हूँ कि वहाँ पे जब पेपर हम देने जाते हैं तो प्रेशर थोड़ा होता है, वहाँ पे थोड़ा क्या ज़्यादा ही होता है। तो चना ज़ोर गरम बाबू, ये तुरंत एक ही लाइन देख के आप लोग अंधेर नगरी ना लगा दें। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आगरा बाज़ार से है। पूरे लाइन को आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। आगरा बाज़ार नाटक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आगरा बाज़ार नाटक में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले आएगा ककड़ी वाला, ई हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ई, तो ई तीसरे ऑप्शन में ही है और किसी में है भी नहीं सबसे पहले, क्योंकि ककड़ी वाला ही सबसे पहले है। ठीक है, अगर ककड़ी वाला ना ऑप्शन में रहे तो आप फ़कीर लगा, तब फ़कीर से आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा फ़कीर, फिर आएगा तरबूज वाला, उसके बाद आएगा लड्डू वाला, उसके बाद बर्फ़ वाला। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगरा बाज़ार नाटक के पात्र बर्फ़ वाला ने बर्फ़ को किसके समान बताया है? बर्फ़ वाले ने अपनी बर्फ़ को किसके समान बताया है? मलाई के समान। आगरा बाज़ार नाटक के पात्र लड्डू वाले ने तिल के लड्डू को किसके समान बताया है? लड्डू वाला जो तिल का लड्डू, उसका जो तिल का लड्डू है वो किसके समान बताया है? शक्कर के समान, मिश्री के समान, चीनी के समान या गुड़ के समान? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिश्री के समान। अगला प्रश्न है, कथन में है ये। कथन 1 देखेंगे, आगरा बाज़ार नाटक में नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है। आगरा बाज़ार नाटक जो है नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है। कथन 2 है, इस नाटक का सर्वप्रथम मंचन 14 मार्च 1954 को जामिया लिमिया इस्लामिया के कला विभाग के खुले मंच पर किया गया था। राइट आंसर क्या होगा इसका? दोनों कथन जो है सही हैं। अगला प्रश्न है, बेदर्द सितमगर बेपरवाह बेअकल चंचल चटकीली सी, दिल सवाल सख्त कयामत, पत्थर सा और बातें नरम रसीली सी। आगरा बाज़ार नाटक में यह गीत किस पात्र का है? बेदर्द सितमगर, इतना याद रखिएगा। अगर ये गीत आया तो आप लोग जान जाएंगे। बेनज़ीर का। दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती नहीं उन्हें, सॉरी फिर से पढ़ती हूँ उसको मैं। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें, ताजो तख्त का। आगरा बाज़ार नाटक से यह शायरी किस पात्र की है? शायरी है ये। ठीक है, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें, ताजो तख्त का।
शायर का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मैं तो अब उर्दू फारसी की किताबों से भर पाया, मैंने फैसला किया है कि दिहाली से अंग्रेज़ी ज़बान में एक अखबार शाया करूँगा। आगरा बाज़ार नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? गंगा प्रसाद। राइट आंसर गंगा प्रसाद का है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, गंगा प्रसाद भी जो है ना आगरा बाज़ार नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें कैसे छूटेगी? जोर था तो खुद तैरते थे, अब अगले जन्म की याद और उन याद की हसरत लिए जमुना किनारे खींचे चले जाते हैं। उपयुक्त कथन आगरा बाज़ार नाटक से किस पात्र का है? फ़कीर का है, किताब वाला, तज़किरा नवीस का है या सोहदा का है? क्वेश्चन नंबर 20। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, इतना लाइन याद रखिएगा तो कथन याद रहेगा। ठीक है, तज़किरा नवीस का है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन न हो उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ की अक्लमंदी है? आगरा बाज़ार नाटक से यह कथन आगरा बाज़ार नाटक का पात्र शायर किससे कहता है? ठीक है, यह कथन जो है शायर का है, लेकिन ये किससे कहता है कि जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन ना हो उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ की अक्लमंदी है? हमजोली से कहता है। बकरी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। बकरी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिया गया था कि हिंदी में आम आदमी के समसामयिक नाटक नहीं है। ऑप्शन बी है, इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। ऑप्शन सी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। डी है, इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति के नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। इस नाटक में कुल 9 दृश्य हैं। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस नाटक में जो है 2 अंक हैं और दोनों अंक में 3-3 दृश्य हैं। टोटल दृश्य अगर पूछा जाए तो 6 दृश्य हैं। ठीक है, पहले अंक में भी 3 दृश्य हैं और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। तो यहाँ 9 दृश्य लिखा हुआ है, तो इसलिए ई ऑप्शन भी कट जाएगा, 6 दृश्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ACD, ACD दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लोक नाटकों में सुखांत समापन के मोह के कारण, नाट्य विद्या की जटिल संरचना के अनुभव की कमी के कारण या जन चेतना के अतिरिक्त उत्साह के कारण अपने अंत में बहुत स्थूल और हल्का लगने लगता है। बकरी नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? बकरी नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? गिरीश रस्तोगी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ ना कहेगी। उपरोक्त पंक्ति बकरी नाटक से किस अंक से है? यह किस अंक में जो है यह पंक्ति आती है? पहला अंक। ये समझाने की बातें हैं न समझाने की, ये समझने की बातें हैं न समझाने की, उठो आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की। बकरी नाटक से यह गीत किस पात्र का है? दुर्जन सिंह का, सत्यवीर का, करमवीर का या सिपाही का? तो ये जो है कौन गाता है? दुर्जन सिंह। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के पात्र दुर्जन सिंह के अनुसार बकरी क्या खाती है?
विवेक, बुद्धि और बहादुरी। विवेक, बुद्धि और बहादुरी खाती है। ठीक है, ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बकरी नाटक के पात्र दुर्जन सिंह के अनुसार बकरी क्या देती है? क्या देती है बकरी? धन, प्रतिष्ठा और कुर्सी। धन, प्रतिष्ठा और कुर्सी। ठीक है, दूध नहीं देती, पद नहीं देती। पद पे कंफ्यूजन मत होना आप लोग। ठीक है, कुर्सी होगा। धन, प्रतिष्ठा, कुर्सी। ए बी ई राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है। कोई किसी से है ना कम है, कोई किसी से ना कम है, देश के फूटे करम। उपरोक्त पंक्ति बकरी नाटक से नट किस दृश्य में गाता है? यह भी गीत है। ठीक है, नट द्वारा जो है गाया हुआ है, लेकिन ये किस अंक में गाता है? किस अंक के किस दृश्य में? ठीक है, प्रथम अंक का दूसरा दृश्य। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दुर्जन सिंह एक बड़े बॉक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बॉक्स के एक कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्तिबद्ध आते हैं और धन डालते हैं, फिर मंडलाकार बकरी के चारों ओर घूमते हैं और पूजा गीत गाते हैं। उपरोक्त पंक्ति से बकरी नाटक में कौन सा दृश्य का आरंभ होता है? इस पंक्ति से जो है कौन से दृश्य का आरंभ हुआ है बकरी नाटक का? पहले अंक का तीसरा दृश्य। ठीक है, पहला अंक का जो तीसरा दृश्य है उसका जो है स्टार्टिंग यहाँ से होता है, इस पंक्ति से। आप लोग ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि पंक्ति में लोग हैं और आके जो है दान दक्षिणा उस बॉक्स में डाल रहे हैं। ये प्रथम अंक के तीसरे दृश्य की बात हो रही है। बकरी नाटक में दूसरे अंक का प्रारंभ कितने वर्षों बाद होता है या कितने वर्षों बाद का वर्णन है? बकरी नाटक में जो दूसरा अंक जो प्रारंभ होता है वो कितने वर्षों के बाद? 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक का पात्र कर्मवीर ग्रामीण जन कल्याण के लिए कौन सी संस्थाएं बनाने की बात करता है? बकरी संघ सेवा, बकरी मिलन संघ और बकरी शांति प्रतिष्ठान। ठीक है, बकरी मंडल नहीं, बकरी समुदाय नहीं। सी डी ई राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं। पहला कथन, महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक नाटक है। कथन 2 देखेंगे, हिंदी साहित्य जगत में यह पहली बार अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाटक दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया है। तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, जोरावर के घर पर जश्न का माहौल है जहां उसके विशु के हत्या के मामले से साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाले को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा आईजी प्रमोशन का और शादी की 25वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। कौन मना रहा है? तो सिन्हा आईजी। उपयुक्त घटना महाभोज नाटक के किस दृश्य से है? यह घटना जो है महाभोज नाटक से किस दृश्य से है? 11वां दृश्य। टोटल 11 दृश्य है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, दृष्टि की बुक आप पढ़ेंगे तो महाभोज नाटक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है यह उपन्यास जो है 10 दृश्यों में विभाजित है। ठीक है, लिखा है वहाँ पे 10 दृश्यों में, लेकिन आप जब पूरा उसको पढ़ेंगे ना तो 11 दृश्य हैं। ठीक है, नेट पे भी आप लोग देखेंगे गूगल पे तो भी 11 ही दृश्य है। जो मैंने PDF आप लोगों को सेंड किया है बुक वाला, वो उसमें भी 11 दृश्य है, तो कन्फ्यूज आप लोग मत होइएगा। ठीक है, 10 दृश्य नहीं है, 11 दृश्य हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ पात्र दिए गए हैं और एक तरफ जो है इनका चरित्र दिया गया है। लखन सिंह सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी होता है। जोरावर स्थानीय बाहुबली दास साहब का सहयोगी है। विशेषर जो है हरिजनों का हमदर्द है और दास साहब जो है मुख्यमंत्री हैं। राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए। महाभोज नाटक के संदर्भ में विचार कीजिए। महाभोज नाटक के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, इसमें गरीब और दलित के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन बी है, गुनाहगारों को दबाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है। इस नाटक में कुल 12 दृश्य हैं। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंग मंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था। ऑप्शन ई है, इस नाटक की कहानी विशेषर उर्फ विशु के जन्म से शुरू होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन गलत है क्योंकि 11 दृश्य हैं। ठीक है, पहले ही बताया मैंने। ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि विशु के जन्म से नहीं, मृत्यु से शुरू होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी, डी दूसरा ऑप्शन राइट होगा। महाभोज नाटक में किस गांव का जिक्र है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, सरोहा गांव। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को ये ना पता हो। आज का लास्ट प्रश्न है, यह तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने वाली बात हो गई। यह कथन किसने किससे कहा है? यह तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने वाली बात हो गई। यह कथन किसने किससे कहा है महाभोज नाटक में? दास साहब ने दत्ता बाबू से। दास साहब ने दत्ता बाबू से। ठीक है, आज ये लास्ट प्रश्न था। टोटल 37 प्रश्न थे। ठीक है, सोचा था मैंने 40 प्रश्न होंगे लेकिन नहीं बना पाया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को ज़रूर लाइक कर दिए होंगे। नहीं करें तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, आप लोगों को कुछ भी आप लोगों को लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। कमेंट आप लोग कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम पे भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल जो है 8वीं प्रैक्टिस सेट होगा नाटक से ही। आज का पहला प्रश्न है, नाटक में आए संवादों को सुमेलित कीजिए। नाटक में आए संवादों को सुमेलित कीजिए। अलग अलग नाटक से जो यहाँ पे संवाद लिए गए हैं, इसको जो है सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद के किरणों में कलंक, परंतु दरिद्रता नहीं छिपता। ये कथन जो है किस नाटक से है? आषाढ़ का एक दिन नाटक से ये कथन है। ठीक है, और किसका है? तो मल्लिका का है। ऑप्शन बी देखेंगे, आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद, दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। यह कथन जो है एक और द्रोणाचार्य नाटक से है। सी ऑप्शन देखेंगे, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। ये जो कथन है वो अंजू दीदी से है, अंजू दीदी नाटक से है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, आज इस पराजय की वेला में यह सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। यह अंधा युग नाटक से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, इन कथनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। पुष्पगंधा और सुमना किस नाटक के स्त्री पात्र हैं? पुष्पगंधा और सुमना किस नाटक के स्त्री पात्र हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्बोपाली। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो है यह नाटक है अम्बोपाली। ठीक है, पुष्पगंधा और सुमना स्त्री पात्र हैं अम्बोपाली नाटक के। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सुमेलित करना है, एक तरफ पात्र दिए गए हैं और एक तरफ नाटक दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? उर्वी जो है पहला राजा नाटक के पात्र है। सुंदरी लहरों के राजहंस से है। वेणुव्रती सूर्यमुख नाटक से है और देवसेना स्कंदगुप्त से है। राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 1, 2। ऑप्शन सी 4, 5, 1, 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी के आधार पर महा अंधेर नगरी नाटक की रचना पंडित विजय दत्त त्रिपाठी ने की है। कथन 2 है, राजेश जैन के नाटक विश्ववंश को भारतेंदु कृत अंधेर नगरी की परंपरा में गिना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? दोनों कथन सही है, दोनों गलत है, या एक सही है और 2 गलत है, कि 2 गलत है 1 सही है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों कथन बिल्कुल सही है, इन कथनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अंधेर नगरी नाटक के दूसरे अंक में भारतेंदु जी ने किस पात्र के माध्यम से हिंदुस्तान की कमी को कहलवाया है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कुजड़िन के माध्यम से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन में भी हिंदुओं में सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेजों के अवगुण भी ग्रहण करते रहे। आज भी 95% हिंदू निरक्षर हैं। साक्षरों में कुछ ही सुशिक्षित हैं। उपयुक्त कथन किस नाटक से है? यह कथन जो है किस नाटक से है? अच्छा, नाटक, कहानी और उपन्यास, इन तीनों से जो है पात्रों से संबंधित मैंने क्लास लिया है अलग अलग। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने नहीं देखा, ज़रूर देख लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो बता देंगे, मैं टेलीग्राम पे लिंक उसका सेंड कर दूँगी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है मैं डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि उन पात्रों को आप लोग पढ़ लीजिएगा इकट्ठा एक जगह, जो है पात्रों से ही मैंने प्रश्नों को पूरा करवाया है। ठीक है ना, तो बहुत हेल्पफुल है आप सभी के परीक्षाओं के लिए वो क्लास। इसलिए मैं नाटक में अभी जो है पात्रों से प्रश्नों को मैंने बहुत कम लिया है, एक आधी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा नाटक से। अंधेर नगरी नाटक में गुरु महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास को कौन सी दिशा में भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं? उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूरब या उत्तर पूरब दिशा? पश्चिम दिशा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। रंगमंच की दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से, व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्य एवं प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। अंधेर नगरी नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन अंधेर नगरी नाटक के संबंध में है, लेकिन किस आलोचक का है ये बताना है। बच्चन सिंह का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं। प्रकाशन वर्ष 1881 है। कथन 2 है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन 2 देखेंगे। अंधेर नगरी नाटक का अंत जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीत न सुजान समाज पंक्ति से होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कथन 2 में देखेंगे, अंधेर नगरी नाटक का अंत जो है जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीत न सूजन, इस पंक्ति से जो है समाज पंक्ति, हाँ, अंत जो है इस पंक्ति से होता है अंधेर नगरी नाटक का। ठीक है ना, तो इन कथनों को आप लोग याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में अंधेर नगरी नाटक के पात्र गोवर्धन दास की पंक्ति है। गोवर्धन दास की पंक्ति बतानी है। ऑप्शन ए है, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानव राजा रहत विदेसा, जात पात ढूंढे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय, वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। ऑप्शन डी है, ऊंच नीच सब एक ही सारा, माना ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? ये सभी पंक्तियां जो है गोवर्धन दास की हैं। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अंधेर नगरी नाटक के चौथे अंक में दरबार में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अंधेर नगरी नाटक के चौथे अंक में दरबार में आए पात्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले आता है फरियादी, पहले फरियादी आता है, फिर कारीगर आता है, फिर चूने वाला आता है, उसके बाद भिस्ती आता है, भिस्ती होगा यहाँ पे, ठीक है, भिस्ती आएगा, फिर कोतवाल आएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे DACEB, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, DACEB। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है, यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे, इस नाटक का प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में हुआ। ये ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1979 में हुआ था। डी देखेंगे, यह नाटक 2 भागों यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त है। ये ऑप्शन है, यह नाटक आधुनिक ग्रामीण परिवार की कहानी है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ABD, ठीक है। सी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष जो है 1969 है। और ए ऑप्शन गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि इस नाटक में ग्रामीण परिवार की कहानी नहीं, शहरी परिवार की कहानी है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ABD, A, B और D। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, उस चीज़ को जानकर न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी अपने आप को कैसे दे। आधे अधूरे नाटक में यह संवाद कौन किससे कहता है, ठीक है, कौन किससे कहता है। स्त्री पुरुष 4 से, लड़का बड़ी लड़की से, पुरुष एक स्त्री से, या लड़का स्त्री से। लड़का बड़ी लड़की से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है, इस नाटक में काला सूट वाला आदमी 4 पुरुष की भूमिकाओं में है। ऑप्शन बी है, पुरुष 1 के रूप में महेंद्र है जो सावित्री का बड़ा भाई है। ऑप्शन सी है, पुरुष 2 के रूप में सिंघानिया है जो सावित्री का बॉस है। ऑप्शन डी है, पुरुष 3 के रूप में जगमोहन है जो सावित्री का पुराना मित्र होता है। पुरुष 4 के रूप में जुनेजा है जो महेंद्र नाथ का पुराना बिजनेस पार्टनर है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? असत्य बताना है, ठीक है। तो असत्य यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे असत्य होगा, ठीक है। पुरुष 1 के रूप में महेंद्र है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सावित्री का बड़ा भाई नहीं, सावित्री का पति है, ठीक है, पति होता है। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक जगह जो है बिल्कुल आधे अधूरे नाटक से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी नाटक का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा
सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ। इस नाटक का निर्देशन निम्न में से किसने किया था? सत्येंद्र शरत, ओम शिवपुरी, इंद्र नारायण, ओम प्रकाश। 15 का राइट आंसर क्या होगा? सत्येंद्र शरत जी ने, ठीक है, सत्येंद्र शरत। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को बड़ी सफलता से खेला गया। इस नाटक का निर्देशन निम्न में से किसने किया? सत्येंद्र, श्री राज जोशी, ओम शिवपुरी, ज्वाला प्रसाद वर्मा। श्री राज जोशी ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं। अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं राधू, मुन्नी और इंद्र नारायण। राधू, मुन्नी और इंद्र नारायण। ए बी डी राइट आंसर है, ठीक है। बाकी जो सैनिक है और युवक जो है बकरी नाटक से हैं। अगला प्रश्न, अंजू दीदी नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। प्रथम अंक का समय गर्मियों का एक दिन है। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन है। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। इस नाटक के प्रथम अंक में 3 दृश्य हैं। प्रथम अंक के आरंभ में सुबह का वक्त है और घड़ी में 9 बजे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी, डी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा। अब देख लेते हैं सी क्यों गलत है। इस नाटक में 3 अंक हैं, 3 अंक नहीं 2 अंक हैं, और 3 दृश्य नहीं 6 दृश्य हैं, ठीक है। प्रथम में 6 दृश्य हैं, प्रथम अंक में भी 3 दृश्य हैं और दूसरे में भी 3 दृश्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राम और सीता का, दुष्यंत और शकुंतला का, नल और दमयंती का, अज और इंदुमती का प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था। सिंदूर की होली नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? सिंदूर की होली नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? मुरारी लाल का है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक के स्त्री पात्र कौन है? चंद्रकला और मनोरमा। ए और डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से अजातशत्रु नाटक के स्त्री पात्र कौन है? अजातशत्रु नाटक के स्त्री पात्र कौन है? अजातशत्रु किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। पद्मावती और वजीरा। ए और बी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अनिमा और मुन्नी आप सभी को पता ही है, अंजू दीदी नाटक से। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। उपरोक्त कथन सिंदूर की होली नाटक से किस पात्र का है? मुरारी लाल का है। राइट आंसर मुरारी लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सिंदूर की होली नाटक में निम्न में से किस पात्र का नाम उल्लेखित है? पात्र बताना है सिंदूर की होली नाटक से। रजनीकांत, डॉक्टर और मनोज शंकर। ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई, तुम इस विचार में पड़ गई हो कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। सिंदूर की होली नाटक से यह संवाद किसने किससे कहा है? किसने किससे कहा है? तो चंद्रकला ने मनोरमा से कहा, मनोरमा से, ठीक है। चंद्रकला कहती है कि तुम्हारी मजबूरी
पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई। सिंदूर के होली नाटक की पात्र मनोरमा की शादी कितनी आयु में हुई थी? कितनी आयु में हुई थी? तो 8 वर्ष में हो गई थी इसकी शादी। ठीक है। सिंदूर की होली नाटक की पात्र मनोरमा की आयु किस आयु में जो विधवा हो गई? तो 10 वर्ष में। ध्यान रखिएगा, मनोरमा जो है 8 वर्ष में होती है, तभी उसकी शादी भी हो जाती है, बाल विवाह, और फिर वो जो है 10 वर्ष की होती है तो विधवा हो जाती है। सिंदूर की होली नाटक को आप लोग एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका गलत होगा। बहुत आसान नाटक है ये। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सिंदूर की होली नाटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है नाटक का आरंभ बरसात के दिन से होता है। ऑप्शन बी है नाटक का प्रकाशन वर्ष 1935 है। नाटक में कुल 4 अंक हैं। नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रकला, मनोरमा, मुरारी लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी सही जवाब है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है जो है 1934 है, और इस नाटक में कुल 4 अंक नहीं 3 अंक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चंद्रकला मुरारी लाल की लड़की होती है। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है। भगवंत सिंह रजनीकांत का चाचा है, चाचा होगा यहाँ पे, याचा नहीं चाचा। और मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का है। 2, 1, 4, 3 राइट आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे। यूँ तो रात अंधेरी है ही, आकाश में बादल होने के कारण भयंकर हो उठी है। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सियां पड़ी हैं। उपरोक्त पंक्ति से सिंदूर की होली नाटक में कौन सा अंक प्रारंभ होता है? यानी इन पंक्तियों से जो है सिंदूर की होली नाटक में जो है किस अंक का प्रारंभ होता है? प्रथम अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक या चौथा अंक? चौथा अंक तो है ही नहीं, तो ऐसे ही कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा अंक, लास्ट का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्न में से सिंदूर की होली नाटक की पात्र चंद्रकला की पंक्ति है। चंद्रकला की पंक्ति बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन देखेंगे। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई, तो ये चंद्रकला की पंक्ति है। उसके बाद सी देखेंगे। पुरुष की 4 हाथ की सेज से ही हमारा संसार सीमित है, ये भी चंद्रकला की पंक्ति है। चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है कि जैसे अभी हंस पड़ा है। ठीक है, तो ए सी ई राइट आंसर हो जाएगा। ये चंद्रकला की पंक्ति है, बाकी जो पंक्ति है वो मनोरमा की है। ठीक है ना, ए सी ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उनको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सज़ा केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। सिंदूर की होली नाटक से यह संवाद किसने किससे कहा है? किसने किससे कहा है? तो मुरारी लाल ने माहिर अली से कहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है। बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं, बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी, उसके दोनों बगलों से होकर 4 काठ की कुर्सियां वृत्ताकार रूप में रखी हुई हैं। संध्या हो रही है। ठीक है, संध्या हो रही है। मनोशंकर बरामदे से बाईं की ओर के गोल कमरे से निकलता है।
उपरोक्त पंक्ति से सिंदूर की होली नाटक में जो है किस अंक का प्रारंभ होता है। टाइपिंग में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। इन पंक्तियों से जो है किस अंक का प्रारंभ होता है सिंदूर की होली नाटक में। दूसरे अंक का। अगला प्रश्न है, मिश्र जी ने नाटकों में न तो अनेक पात्र हैं, मिश्र जी के नाटकों में न तो अनेक पात्र हैं, न गाने, न कविता पाठ की सामग्री और न अनावश्यक दृश्यों का परिवर्तन। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटकों के विषय में यह कथन किसका है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटकों के विषय में यह कथन कौन कहता है। राम प्रसाद त्रिपाठी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक की पात्र चंद्रकला चित्र का क्या नाम रखती है। चित्र का क्या नाम रखती है चंद्रकला। मृत्यु के द्वार। और मनोरमा क्या रखती है, यौवन के द्वार। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 और आज लास्ट प्रश्न है आज का। सिंदूर की होली नाटक के पात्र चंद्रकला के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। किसकी, ये बताना है। मनोशंकर की, हरनंदन सिंह की, डॉक्टर की या रजनीकांत की। सिंदूर की होली नाटक के पात्र चंद्रकला किसके हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। राइट आंसर क्या होगा, रजनीकांत। रजनीकांत सही जवाब है। ठीक है ना। तो मैंने नाटक से बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। मुझे नहीं लगता कि नाटक से जो है प्रश्न मैंने कहीं से भी छोड़ा है। ठीक है, तो बहुत डीप में पढ़ के भी मैंने क्वेश्चन को बनाया है। अब वो बात अलग है कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को नहीं देखा है, और आप देख भी लो तो याद नहीं होता है, लेकिन बार बार उसको रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। अभी फ़िलहाल जो मैं क्वेश्चन अभी MCQ जो करा रही हूँ, इसका PDF मैं रोज़ सेंड कर दूँगी, तो उसको अपने पास रखिएगा आप लोग, और रिवीजन ज़रूर आप लोग करते रहिएगा टाइम निकाल के। ठीक है ना। और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा आप लोग, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि पेपर जो है नज़दीक आ रहा है। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में हम निबंध से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न मैं नहीं बना पाई, मैं जब तक अपने खुद से प्रश्नों को नहीं बनाती हूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती है। ठीक है ना। तो शायद अभी कुछ प्रश्नों को मैंने बनाया है, नहीं बन पाया, तो कहानी जो है, कहानी पे इकट्ठा जो कहानियाँ हैं, 21 कहानियाँ हैं, उन कहानियों को मैं पढ़ा दूँगी इकट्ठा शॉर्ट में। ठीक है, ताकि रिवीजन के माध्यम से जो है आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी वो क्लास। ठीक है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और कोई कमी है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिएगा। जो भी आपका विचार हो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं।